हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक होंगे आप। देखिए, आज हम लोग क्लास जैसे कि पढ़ा है 10th और 11th और 12th, ठीक है ना, तीनों के लिए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं IUPAC। क्या पढ़ने चल रहे हैं? IUPAC। ये है गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ये अकार्बनिक रसायन का एक क्या है, मार्ग है, ठीक है ना, यानी दरवाज़ा है, दरवाज़ा कह सकते हैं, गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो सबसे पहले आपको IUPAC आना चाहिए। यदि आपको IUPAC नहीं आता तो आप केवल और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, रट कर पढ़ सकते हैं, समझ करके नहीं। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं IUPAC, ठीक है। इसके मान के चलिए कि कम से कम 7-8 लेक्चर होंगे, ठीक है ना, और उन्हीं 7-8 लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप ये समझ के चलिएगा कि आपको एक से अच्छे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि नीट, IIT, JEE, इन सब के सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन 2-4-10 पूछे गए हैं मैं आपको कराऊंगा। और इस IUPAC को पढ़ने के बाद आप स्वयं देखिएगा कि आपको अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन लगभग हो जा रहे हैं, ठीक है ना, लगभग 80% तक आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अब बोर्ड की दृष्टि से तो आपका 100% होना है, ठीक है ना, बोर्ड की दृष्टि से आपका 100% होना तय है, ठीक है। तो ये जो है IUPAC क्लास 10th, 11th और 12th सभी के लिए, क्योंकि सभी में हमें क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको IUPAC आना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, IUPAC क्या होता है, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में समझा जाए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड होता है, उसका हमें नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? नाम लिखना पड़ता है। तो ये IUPAC यही रिकमेंड करती है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, ये बताता है IUPAC, ठीक है ना, IUPAC बताता है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। कितने हैं? नाम लिखने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक आपका है निरर्थक पद्धति, ठीक है ना, जिसको हम लोग ऐसे सिंपल कॉमन नेमिंग कहते हैं। दूसरा आपका है IUPAC, ठीक है ना। अच्छा, जब आपका कॉमन नेमिंग हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब कि हर एक एलिमेंट का या लिख सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये भी तो हमें ज़रूरत पड़ी, सोचने वाली बात है ना, कि भाई किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कॉमन नेम हमें पता है तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कॉमन नेम मुझे आता है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें आगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात ये कहूँ तो जो कह सकते हैं कि कॉमन नेमिंग था, अगर मैं एक एलिमेंट लूँ, ध्यान समझिएगा, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड है आपका CH4। क्या है? CH4, ठीक है ना, CH4। जैसा कि आप जानते हैं, इसे कहते हैं मीथेन। क्या नाम देते हैं? मीथेन, ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसको क्या कहते हैं? मीथेन। अब इसी मीथेन, ठीक है, पहले जो कार्बनिक यौगिक थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, वो जहाँ से बनाए जाते थे, मतलब जहाँ से प्राप्त होते थे, और उसी के आधार पर उनका नाम या उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके आधार पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख दिया जाता था। ये पहले था, है ना। हमने क्या कहा कि मीथेन जहाँ से प्राप्त होता है या इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके आधार पर इसका नाम लिख दिया जाता था। जैसे मीथेन है, तो मीथेन गैस जो है ये प्राप्त होती है कहाँ से? दलदली स्थानों पर। दलदली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स, है ना, ठीक ना, इसको कहते हैं दलदली, ठीक है। दलदली यानी जहाँ पर सड़े गले जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वहाँ से ये गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस? मीथेन। तो दलदली स्थानों से प्राप्त होने के कारण इसे हम मार्स गैस भी कहते थे। कौन सी गैस? मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मार्स गैस भी कहते थे। और
ठीक है। दूसरी बात, इस गैस को हवा में यानी वायु की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो ये विस्फोट भी होता है, इसलिए इसके हम क्या कहते हैं, डैम्प गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डैम्प गैस भी कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या करते थे, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो सोर्सेस हैं, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। तो जैसे मेथेन है, तो मेथेन को दलदली स्थानों पर प्राप्त होता था, तो इसे मार्स गैस भी कहते थे। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती थी कि वायु में क्या होता था, विस्फोट हो जाता था, इसलिए इसे डैम्प गैस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही गैस, मतलब एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 के 3 नाम हो गए। कितने नाम हो गए, 3। कौन कौन से, एक मेथेन हो गया, एक मार्स गैस, इसी को कहते हैं मार्स गैस, ठीक, और इसी को हम एक और नाम देते हैं डैम्प गैस, ठीक है। तो इतने एक ही कंपाउंड के 3 नाम हो गए, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और चर्चा करूं, मेथिल एल्कोहल CH3OH, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, मेथिल ठीक है, एल्कोहल, ठीक है ना, मेथिल एल्कोहल। अब देखिए, इस मेथिल एल्कोहल को सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था, लकड़ी के भंजक आसवन से, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मेथिल एल्कोहल को सबसे पहले कहाँ से प्राप्त किया गया था, लकड़ी के भंजक आसवन से। अच्छा, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण, ठीक है, इस मेथिल एल्कोहल को एक नाम और दिया गया, वुड स्प्रिट। क्या नाम दिया गया, वुड स्प्रिट, ठीक है, ये नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, वुड स्प्रिट। तो इस तरीके से मेथिल एल्कोहल के भी 2 नाम होंगे, एक तो मेथिल एल्कोहल लोग कहते थे, दूसरा लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण से वुड स्प्रिट भी कहते थे। बात समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, फॉर्मिक अम्ल है ना। फॉर्मिक अम्ल जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त किया गया था, चींटियों के भंजक आसवन से, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त किया गया था, चींटियों के भंजक आसवन से। तो कहने का मतलब ये है, एक ही गैस के बहुत सारे नाम हो जा रहे हैं, है ना, एक ही गैस के बहुत सारे नाम हो जा रहे थे। तो इन सभी नामों को समाप्त करके, ठीक है ना, समाप्त तो नहीं किया गया, अभी भी कुछ कॉमन नेमिंग है, मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इतने सारे नाम कौन याद रखे, इन सबको हटा करके सर्वप्रथम जिनेवा में, ठीक है ना, जिनेवा में 1892 में, ठीक है ना, 1892 में वैज्ञानिकों की एक संगोष्ठी आयोजित हुई और उसमें ये कहा गया, उसमें ये तय किया गया सभी वैज्ञानिकों के द्वारा कि भैया एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके इतने सारे नाम हो सकते हैं, तो कौन याद रखेगा, ठीक है। तो उसी के आधार पर, ठीक है, जिनेवा में सर्वप्रथम इसके नाम को चेंज करने के लिए, नई प्रणाली लाने के लिए, कॉमन नेम के अलावा नई प्रणाली लाने के लिए 1892 से लगातार पर 4 ईयर पर, है ना, मतलब हर 4 वर्ष पर लगातार क्या हुई, वैज्ञानिकों की एक संगोष्ठी आयोजित हुई। फिर वहाँ पर ऐसे कंटिन्यू होता आया और 1993 में, ठीक ना, 1993 में जो है आपका जा करके, ठीक है, ये IUPAC आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि वैज्ञानिकों ने फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की, जिसी को हम लोग कहते हैं IUPAC, ठीक है। तो IUPAC कब से आई है, 1993 से, ठीक है, 1993 से आई हुई है। क्लियर हो गया। तो चलिए IUPAC में, ठीक है ना, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसके क्या रूल्स हैं, ठीक है ना। तो मिटा दें इसको। क्लियर हो गया। क्यों कह सकते हैं कि जब जनरल था तो IUPAC क्यों आया था, ये आपको क्लियर हो गया ना, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने सारे नाम को कौन याद रखेगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं IUPAC, जिसका नाम होता है, I मीन्स होता है इंटरनेशनल, मैं अगर पूरा इसका नाम लिख दूं, क्या लिखूं, मैं बोल ही दे रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने क्या कहा, IUPAC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, अब किसी भी कार्बनिक यौगिक का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग लिखने के लिए, ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग लिखने के लिए आपको इन 4 बातों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दो, सॉरी,
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखना है, IUPAC, ठीक है, ये लिखना है। तो इसके लिए हमें 4 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो 3 मेन, लेकिन अब मैं इसमें आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले आपका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स, ठीक। दूसरा क्या होता है, वर्ड रूट, क्या होता है, वर्ड रूट। तीसरा क्या होता है, सफिक्स, क्या होता है, सफिक्स, ठीक। ये हो गया। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए ये 3 बातें, कौन कौन से, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। ये हो गया। वर्ड रूट में क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक ना, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे वर्ड रूट में, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तीसरे आपका क्या है, सफिक्स भी 2 प्रकार के, नंबर 1 1 डिग्री सफिक्स, और नंबर दूसरा आपका है 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ये है। अब 1 डिग्री सफिक्स में आपके क्या क्या आएंगे, इनकी मैं चर्चा कर दूं। तो 2 डिग्री सफिक्स में आपके आएंगे, ठीक है। चलिए, आपका आएगा पहला ब्रांचेज यानी एल्किल समूह और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप, ठीक है, या एल्किल कंपाउंड भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमारा आएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और प्रीफिक्स में क्या आएगा, प्रीफिक्स में आपका आएगा साइक्लो, ठीक, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, ये सब आएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा, प्रीफिक्स आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है और 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। अभी मैं इनकी डिटेल चर्चा करूँगी, केवल आप इसको सारणी बना लीजिए, ठीक है, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC लिखना है तो ये 3 बातें होती है उसमें, एक प्रीफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है और एक सफिक्स होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है और एक सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये 3 तो हैं। अब यहाँ पर प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से आएंगे, एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर मैं आपको डिटेल चर्चा करूंगा कि क्या होते हैं एल्किल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। फिर आपके आएंगे प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। उसके बाद वर्ड रूट में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला वो होगा। और आपका आएगा सफिक्स, और सफिक्स को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। अगर 1 डिग्री सफिक्स की मैं बात करूं तो इसमें आएगा आपका कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, ठीक है ना, यानी सिंगल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसमें आएगा इन और आइन, ये आएगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ 2 डिग्री सफिक्स में तो ये आपके आएंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखने के लिए 3 बातों यानी कि 3 आपके शब्द आएंगे। पहले कौन सा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। ये इसको बना लीजिए, मैं एक एक की चर्चा करने चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे, कैसे उसका नेमिंग लिखेंगे। कोई भी कार्बनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो उसका नेमिंग हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये हो गया, प्लस उसके बाद अगर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स तो उसको लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक, फिर प्लस, ठीक है। आगे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, मैं देख ले रहा हूँ। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, चलिए दिख रहा है। और उसके बाद फिर लिखेंगे वर्ड रूट। क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, ठीक। फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे आपका 1 डिग्री सफिक्स इन जो भी होगा, यानी 1 डिग्री सफिक्स, ठीक। और आपका फिर लिखेंगे प्लस 2 डिग्री क्या चीज़, सफिक्स, अगर है तो 2 डिग्री सफिक्स।
जो भी जैसे रहेगा, ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ इसमें से अनुपस्थित होता है तो उस स्थान को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हम कर देंगे कि अगर ये नहीं है तो पहले हम इसको लिख दें फिर ऐसा कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी नहीं होगा उसका स्थान हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC लिखने के लिए इतनी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर दें, मैं एक एक बातों को समझूं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, इसको पहले हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद आज हम लोग, ठीक है, एल्केन के, किसके, एल्केन के बेसिक रूल पढ़ेंगे जो हर जगह काम आएगा, ठीक है। बेसिक रूल पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग IUPAC करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ इसको बना लीजिए, मिटा दिया जाए। चलिए ठीक, अब ध्यान से सुनिए। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ तो सबसे पहले हमने लिखा क्या चीज़, देखिए यहाँ पर हमने 3 चीज़ लिखा था ना। आपका क्या था, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट ऐसे लिख दें, WR समझ लीजिए, और प्लस सफिक्स, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर भी ये कितने भाग में था, 2 भाग में, शॉर्ट फॉर्म में 2 डिग्री और 1 डिग्री सफिक्स, ये भी प्रीफिक्स, ये भी 1 डिग्री प्रीफिक्स और सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ये हो गया। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्ड रूट की। पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्ड रूट है क्या, ठीक है ना। वर्ड रूट समझ लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा 2 डिग्री 1 डिग्री और ये समझा दूंगा क्या है, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, देखिए कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, ध्यान समझना, कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले तो उसमें कार्बन की जो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ना, यानी हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा तो उसमें जो लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, जो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन होगी उसी को मैं ये कहूँगा कि वो वर्ड रूट है। यानी मैं अगर हिंदी में ये बताऊँ आपसे, मैं ये कहूँ कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, वर्ड रूट, यानी मूल शब्द, या इसी को कहते हैं मूलाक्षर। क्या नाम देते हैं, मूलाक्षर, ठीक है। तो IUPAC किसी भी, ध्यान सुनिएगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC बताने के लिए, IUPAC नेमिंग बताने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड रूट आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, है ना, यानी कार्बन की लिख दें हम तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है, ये होती है क्या चीज़, वर्ड रूट, ठीक है। अब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में 1 कार्बन भी हो सकते हैं, 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं। तो उनका हम 1 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो क्या कहेंगे, इनका नेमिंग। तो देखिए 1 कार्बन रहेगा C1, इसको कहेंगे मेथ, क्या कहेंगे, METH, मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो इसे कहेंगे एथ। देखिए जो बच्चों को आता है इसको 1.5 या 2 की स्पीड में करके देख सकता है, ठीक है। 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, लेकिन कुछ दूर तक, उसके बाद फिर आपको नया रूल कुछ मिलेगा, प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स, ठीक, 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट, 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन, 10 कार्बन रहेगा तो डेक, ठीक, 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक, 12 कार्बन रहेगा तो डूडेक, 13 कार्बन रहेगा तो, ये 12 नहीं लिखा गया सर जी, जल्दी कर दिए अब, C12, चलो ठीक है। 13 कार्बन रहेगा तो ट्राइडेक, 14 कार्बन रहेगा तो टेट्राडेक। देखिए इससे ज़्यादा नहीं आने वाला, अगर बहुत ज़्यादा है तो 16-17 तक है ना, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक्स, है ना, ऐसे आपका आता जाएगा। तो समझ में आ गया सब वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। और उसमें, ठीक है, अगर कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आती है तो उसमें अगर 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 तेथ, 3 4, अरे यार छोड़ो, याद कर लेना, ठीक है, मिटा दिया जाए। तो वर्ड रूट आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढना जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, ओके। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं आपका ये
प्रेफिक्स के बारे में। किसके बारे में? प्रेफिक्स में के बारे में। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए प्रीफिक्स में मैं अगर ये कह दूं, जो आपका वर्ड रूट था, अगर कोई कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसमें जो आपका वर्ड रूट था, वर्ड रूट को हटाने के बाद जो भी आपको ग्रुप लगे दिखाई पड़ेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? प्रेफिक्स होंगे। सभी के सभी क्या होंगे? प्रेफिक्स होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रेफिक्स में, तो प्रेफिक्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्या चीज़? 2 डिग्री प्रीफिक्स और आपका लिखा है 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब मैं सबसे पहले बात करने चल रहा हूँ 2 डिग्री प्रीफिक्स की। 2 डिग्री प्रीफिक्स ये हो गया। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आपका एक होता है एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, और दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापक, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है ना। ये हो गया आपका एल्किल समूह और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, कोई प्रतिस्थापक। अब एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल ग्रुप हम ये कह सकते हैं कि जब जो एल्केन होता है, ठीक है, जो एल्केन होता है उसमें से एक कार्बन को कम कर दिया जाए। एल्केन का सूत्र क्या होता है? ध्यान समझिएगा। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन का सूत्र। ठीक है ना। यदि इसमें से हम एक कार्बन को कम कर दें, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दें, तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1। ये तो होगा कि नहीं होगा? यही होगा। ठीक है। तो यही आपका कहलाता है एल्किल ग्रुप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में R से प्रदर्शित करते हैं। कैसे किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से। एल्किल ग्रुप को कैपिटल R से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये रखूँ n बराबर 1, तो मुझे एल्किल ग्रुप का पहला एलिमेंट कौन सा मिलेगा? CH3 मिलेगा ना। देखो C1 हो जाएगा, 2 का 2 2 1 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 2 कार्बन, तो C2H5, ऐसी तरीके से C3H7, ऐसे मिलता चला जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, तो मुझे क्लियर हो गया कि एल्किल ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं? CH3, C2H5 और C3H7। बात समझ में आ गया? चलिए, अगर ये आते हैं तो इनका हम नेमिंग क्या लिखेंगे? किसमें? इनका नेमिंग हम IUPAC में क्या लिखेंगे? एल्किल समूह में जो आएंगे, ठीक है, जैसे एक कार्बन आता है CH3, 2 कार्बन आता है C2H5, 3 कार्बन आता है C3H7, 4 कार्बन आता है C4H9, ठीक है, 5 कार्बन आता है C5H11, ऐसे आता जाएगा। अब आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखो, इनके जब IUPAC लिखेंगे, अगर एल्किल समूह आता है तो एल्किल समूह में यदि CH3 आता है तो उसके लिए IUPAC में लिखते हैं, जैसे एक कार्बन होता है मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, तो उसी में YL जोड़ना जाना है। ठीक है, जैसे मेथिल METH और क्या जोड़ना है? YL। 2 कार्बन कहते हैं एथ, ETH और क्या जोड़ना है? YL। इसमें मेथिल प्रोप यानी PROPYL जोड़ देना है। इसमें क्या जोड़ना है? ब्यूटिल BUTYL जोड़ देना है। इसमें क्या जोड़ना है? पेंटिल PENTYL, ऐसे फिर हेक्सिल, ऐसे जोड़ते हुए चले जाना है। तो समझ में आ गया। 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में को 2 भाग में भी डिवाइड किया गया, एक एल्किल ग्रुप और एक सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में समझ में आ गया, उसमें कार्बन हो सकते हैं ऐसे क्रम से CH3 C2H5 ऐसे होंगे, तो उनका IUPAC नेमिंग में हम क्या लिखेंगे? ठीक है ना। किसमें? IUPAC में उनका नेमिंग हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट में जैसे हो सकता है R किसी के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये NO2, इसके हम लिखेंगे, कहते हैं नाइट्रो, NITRO, क्या कहते हैं? नाइट्रो। IUPAC में भी नाइट्रो लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे हो गया Br, क्या आ गया? Br, तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमो, यानी ये X कहलाता है। हैलोजन एलिमेंट जो होंगे किसी भी वर्ड रूट में, जो अगर किसी वर्ड रूट में हैलोजन एलिमेंट लगे हुए हैं तो ठीक है, उनके लिए हम IUPAC में क्या लिखेंगे? Br रहेगा तो ब्रोमो, ठीक, F रहेगा तो फ्लोरो, FLURO, फ्लूरो, ऐसे लिख दो, FLURO, फ्लूरो। ठीक है, अगर फ्लोरो ये होगा Cl तो क्लोरो, और फिर I रहेगा तो आयोडो, IODO। ठीक है ना, आयोडो। क्लियर हो गया। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रो हो सकता है,
ये हो सकता है, ब्रोमो, ये सब हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, इधर मिटा दिया जाए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं और बात कर लूँ थोड़ा सा आपसे इसके बारे में, तो आपके ये तो हो ही गए, NO2 हो गया, चलिए ये हो गया। और एक होता है NO, क्या होता है, NO, और एक होता है आपका NO, इसको कहते हैं नाइट्रोसो, NIT, नाइट्रोसो, ये होता है नाइट्रोसो। ठीक है, ये भी आ सकता है किसमें, सब्स्टिट्यूएंट में। एक होता है ROR डैश, यानी यहाँ पर कुछ से जुड़ा रहेगा तो RO डैश, इसके लिए लिखेंगे एलॉक्सी, ALKOXY जोड़ेंगे, OXY, ये हो गया। तो ये इतने ग्रुप लगभग इतने ही आएंगे सब्स्टिट्यूएंट में, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए तो हमें क्लियर हो गया, वर्ड रूट क्लियर हो गया क्या होता है, प्रेफिक्स क्लियर हो गया। प्रेफिक्स में वो भी कौन सा डिग्री, 2 डिग्री क्लियर हो गया। तो 2 डिग्री में 2 होते हैं। अब बात करते हैं 1 डिग्री की। किसकी बात करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स ये हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स में आपके आएंगे, देखिए साइक्लो, फिर आएगा आपका बाईसाइक्लो, फिर आपका आएगा क्या चीज़, स्पाइरो, ये सब ग्रुप होते हैं। अब देखिए साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो क्या होते हैं, मैं इनकी चर्चा कर देना, उसको मिटा दूँ इधर, नोट कर लिए, चलिए कर लीजिएगा। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो की। साइक्लो क्या होता है, कोई भी ऐसे बंद आकृति हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यही सब साइक्लो हैं। ठीक है ना, जैसे इसका नाम पूछा जाता है 1 2 3, ये जहाँ जहाँ पर है यहाँ समझो कार्बन है। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गए, मेथेन, प्रोप, इसका नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन, अगर ऐसा रहता है। इसका नाम 1 2 3 4 कार्बन है, तो बंद आकृति है तो इसलिए लगाएंगे साइक्लो, और 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है हर जगह, ये समझो बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लो ग्रुप। दूसरा आपका है बाईसाइक्लो, क्या है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो और स्पाइरो में देखिए क्या है, जैसे मैंने ये कहा, देखिए ये यहाँ पर 2 साइक्लो ग्रुप हो गए, 1 और 2 साइक्लो ग्रुप हो गए ना। एक ही आपका बंद आकृति हो गई, एक ही बंद आकृति, 2 साइक्लो ग्रुप हो गए, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर भी स्पाइरो में देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे बना दूं, देखिए यहाँ भी 2 हैं, दोनों में अंतर क्या है, बाईसाइक्लो और स्पाइरो में दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए दोनों साइक्लो, यहाँ पर जो दोनों साइक्लो जुड़ेंगे 2 कार्बन से जुड़ेंगे, यहाँ पर 2 साइक्लो जुड़ेंगे वो एक सिंगल कार्बन से अटैच होंगे। बात समझ में आ गया। तो ये आपका आता है किसमें, बाईसाइक्लो में, और ये आ गया आपका स्पाइरो में। तो क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया, क्लियर। चलो, तो मुझे पता चल गया ये सब बातें। अगली बात मैं कर लेता हूँ किसकी, अब सफिक्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सफिक्स की। इन सब का यूपीएससी में पढ़ाऊँगा, आप बस बनी रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। अगला आपका आता है सफिक्स के बारे में। ठीक है, सफिक्स के बारे में क्या है, सफिक्स को भी कितने भाग में डिवाइड किया गया, 2 भाग में। एक है आपका 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा है आपका 2 डिग्री सफिक्स। ठीक, ये क्या है, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आपका आएगा जैसे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग बताएगा। ये 1 डिग्री क्या बताएगा, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग। तो यहाँ पर यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा जिसके लिखेंगे एन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच क्या लिखेंगे, आइन, ये लिखेंगे। और 2 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप। ठीक, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे मैं ऐसे बता दूं फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो फंक्शनल ग्रुप ही क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप ही उसको बताता है किसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो किसके कारण होती है, फंक्शनल ग्रुप के कारण। अब फंक्शनल ग्रुप में जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ये जहाँ पर जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे वो कहलाएगा 2 डिग्री सफिक्स। तो क्या क्लियर हो गया, पूरी बातें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं IUPAC के कुछ रूल्स वगैरह। सबसे पहले मैं उन रूल को पढ़ूंगा
ठीक है, जो केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी एल्केन के बारे में। तो ये अगर बातें क्लियर हो गई हों तो मिटा दिया जाए इसको। चलिए अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे IUPAC के रूल, ठीक है ना। क्या लिखा है, रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी IUPAC के नामकरण के जो नियम हैं उसको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं अगर इस पर बता दूं तो मैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने चल रहा हूं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान रखिएगा। और यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त, ठीक है ना, ये कह सकते हैं संतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और इसके अंतर्गत आता है एल्केन। क्या आता है, एल्केन, ठीक है ना, क्या आता है, एल्केन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे पहले जो रूल है वो है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव या मूल श्रृंखला, यानी सबसे पहले में कार्बन जो कार्बनिक कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है। तो इसके लिए रूल है, पहला रूल ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव या मूल श्रृंखला, यानी सिलेक्शन फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ और पेटेंट चेन, ठीक है। यानी कोई भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो दिया रहेगा, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया रहेगा उसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। कैसे करना है ये भी ध्यान रखना है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है, यानी एक किनारे से, ठीक है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना और इस तरीके से जाना है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिले। जैसे देखिए, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, कार्बन की श्रृंखला आप पूरा कर ही लेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन और कार्बन है, एक कार्बन को कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 4, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। अब एक कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 चाहिए, उसमें से उसको जितना बॉन्ड मिला रहेगा उतना हाइड्रोजन कम कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ 2 कार्बन हैं तो एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, एक बॉन्ड मिल चुका है तो यहाँ लिखा जाएगा CH3। इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए तो एक बॉन्ड मिल चुका है तो कितना होगा, लिखा जाएगा CH3। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको आप पूरा कर लेंगे, बैलेंसिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना, जैसे पहले मैं इस तरीके लिए लिख दूँ CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2, ठीक है ना, CH3। ये है आपका कार्बन की सबसे, मतलब कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, समझ में आया। ये कोई कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कितने कॉर्नर हैं, किनारे कितने हैं। किनारे कैसे पता करेंगे कितने किनारे हैं, जब कोई कार्बन केवल एक ही बॉन्ड से जुड़ा होगा, मतलब उसके केवल या तो आगे बॉन्ड होगा या तो पीछे या तो ऊपर या तो नीचे, केवल एक ही बॉन्ड होगा, मतलब एक ही जगह से वो जुड़ा होगा तो वो किनारा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन से केवल एक ही बॉन्ड से आगे जुड़ा है ना, अगले कार्बन से। यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन से केवल और किसी तरफ से नहीं जुड़ा, यहाँ भी, तो इसके 3 किनारे होंगे, 1 2 3। तो मुझे किसी भी तरफ चलना है, किसी एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चलना है और कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला लेना है। चलिए पहला रूल यही है। रूल नंबर फर्स्ट ये है कि कार्बन में क्या करना है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है। ऐसा लिख लेंगे आप कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे कब, ठीक है, और जिसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो। देखिए जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर से हो रहा है। फिर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, कार्बन की जो सबसे लॉन्गेस्ट कह सकते हैं चेन है वो यही है। क्लियर हो गया। अभी मैं केवल आपको लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, चुनना बता रहा हूँ, कैसे इसको आप डिसाइड करेंगे। अभी मैं नेमिंग नहीं करूँगा, मैं 1 2 3 अभी किसी की जो है कुछ नेमिंग नहीं करूँगा। तो ये क्लियर हो गया। तो इधर से आप चलेंगे ऐसे तो ये सही है, ठीक है ना। अगर आप मान लो ऐसे चलते 1 2 3 4 ऐसे आते हो तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर मान लो 1 2 3 4 5, ये भी अगर आप ऐसे इसको चुनाव करते तब भी गलत है, आप सीधा लेंगे क्योंकि 6 आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट ये हो गया। अच्छा रूल नंबर सेकेंड में क्या है, देखिए अब मैं सिर्फ कार्बन लिख रहा हूँ, आप बैलेंस ही पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे पता है आपके बारे में। ये हो गया,
ठीक है। इसमें हमें कार्बन की सबसे लंबी क्या चीज़ चुनना है, श्रृंखला, यानी यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी हो रहे हैं। अच्छा 1 2 3 4 5 6 इधर से आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी हो रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि भैया इधर से चलना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तब भी आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इधर से चलें 1 2 3 4 5 6, ये तो छोटी तो वैसे ही नहीं चुनी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी 7 आ रहा है। अच्छा अब मैं ये वाली लूँ कि ये वाली लूँ, फंस गया मामला ना भाई। अभी तक क्या था कि कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला हमें मिले वो हम ले लेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन जब यहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाए कि 2 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिले, जैसे कि यहाँ पर 2 मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी मिल रहा है, तो अब मैं किसको जो है प्रेफर करूँ, किसको मैं अपना वर्ड रूट मानूँ। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, हमें उस वर्ड रूट को, यानी उस वर्ड रूट को चुनना है, यानी उस कार्बन की श्रृंखला को चुनना है जिसमें मैक्सिमम आपके क्या हों, सब्स्टिट्यूएंट हों। बात समझ में आया, यानी जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पास श्रृंखलाएं हों। समझ में आ गया। चलिए अगर मैं इनको लेता हूँ, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान समझिए, अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे इसको मैं मान लेता हूँ क्या, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर केवल और केवल कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक। भाई इसी कार्बन से तो केवल यही जुड़ा है ना, तो ये आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं कह दूँ कि ये जब मैं क्या मान रहा हूँ, श्रृंखला, वर्ड रूट में इसको मान रहा हूँ, तो मुझे कितने चेन मिल रहे हैं, 2, 1 और 2। देखिए इस कार्बन से एक लगा हुआ है, इस कार्बन से एक लगा हुआ, 2 मिल रहे हैं ना, तो कौन सही होगा। अगर आप ऐसे इसको वर्ड रूट मानते हैं तो ये होगा रॉन्ग, ठीक, यानी होगा गलत, ये वाला गलत है। अगर आप इसको ऐसे मानते हैं, देखिए ऐसे, समझ रहे हैं ना, सीधा कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करते हैं, ऐसे, तो ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इधर से भी आ सकते हैं, वो तो बाद में बात करेंगे। मतलब चुनना आपको ये वाली है, क्योंकि इसमें 2 आपके मिल रहे हैं ना, एक ग्रुप ये मिल रहा है और एक ग्रुप ये मिल रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बस भैया यही 2 रूल थे इसमें, ठीक है ना। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला के चुनने के यही 2 रूल थे। सबसे पहले क्या हो कि कार्बन को आपको सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है, ठीक है, वो हमने चुन लेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी में 2 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिलती है, तो हमें उस श्रृंखला को चुनना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ये पार्श्व श्रृंखलाएं हों, ठीक है ना, यानी सब्स्टिट्यूएंट, यानी एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, ये सब हों जिसमें ज़्यादा। तो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 1, अगर ऐसे लेते तो 1 मिलता है, ऐसे ले लिए तो 2 मिल गया, ये वाला सही है, ठीक है। यानी आपको जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन लेना है लॉन्गेस्ट चेन, वो आपको ये वाला लेना है। क्लियर हो गया। चलिए अगली मैं बात करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यही 2 रूल थे, किसमें, मतलब ये 2 रूल वो हो गए, ये 2 रूल वो हो गए जिसमें हमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी थी, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब बी पॉइंट पर चलते हैं। अब बी पॉइंट में हमें क्या करना है, जो श्रृंखला चुन लेंगे उनका अंकन करना, उसको उनका काउंटिंग करना है कि मैं 1 2 3 किधर से काउंट करूं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए बी, मूल श्रृंखला का संख्याकरण, यानी हमें क्या करना है, उसके बताइए, संख्या लिखनी है, मतलब अंकन करना है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन, समझ में आ गया, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन, यानी कार्बन की जो हम लंबी श्रृंखला लिए हैं उसका अंकन मैं कैसे करूं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप यहाँ तक आए हो देखते हो, जिसको पूरा देखो तभी आप समझ पाओगे। आपके उम्मीद करते हैं कि कोई आईपीएससी गलत नहीं होगी इस वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। चलिए अब पहला रूल, नंबरिंग इस तरीके से करना है कि वहाँ पर मुझे एक पूर्ण संख्या लिखना है, होल नंबर लिखना है,
मतलब हमें लिखना 1 2 3 4 ऐसे अंकों का यूज़ करेंगे, ना कि 1/2, ठीक ना, 3/2 ऐसे कोई अंक का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब हम वर्ड रूट लिख लेंगे, मतलब कि सेलेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पर जब हम नंबरिंग उनका करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स का हमें यूज करना, ऐसे नंबर्स का यूज़ नहीं करना, पहला रूल। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, चलिए इसको मिटा दें। ठीक है, रूल नंबर सेकंड में आपको ये याद रखना है, देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया वर्ड रूट। अब यहाँ पर आपका मान लो ये है, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर ये क्या है, अच्छा ये हो गया आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका हो गया क्या चीज़, वर्ड रूट। ठीक है, अभी मैं बता दूं आपको, मैं ध्यान समझिएगा, मैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नंबरिंग बता रहा हूं जिसमें केवल और केवल एल्किल ग्रुप जुड़े हों। क्या जुड़े हों, एल्किल ग्रुप। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप ही तो जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट की बात का मतलब हुआ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, अगर मान लो ऐसे हैं तो नंबरिंग में इधर से करूं या इधर से करूं, तो रूल याद रखिएगा, रूल नंबर सेकंड, अगर आपको ऐसे कंडीशन मिलती है कि नंबरिंग किधर से करना है, तो नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से आपको एल्किल समूह नियरेस्ट प्राप्त हो। तो इधर से 1 2 पर, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो आप 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हैं तो आप सही हैं। यदि आप ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप क्या हैं, गलत हैं। ठीक है ना, ये गलत होगा। क्लियर हो गया, बोलो। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मैं नंबरिंग करने सिखा रहा हूँ, मैं उनका नंबरिंग कर रहा हूँ जो केवल और केवल अभी इस वर्ड रूट में केवल और केवल एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अभी मैं सब्स्टिट्यूएंट जो आएंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। रूल नंबर सेकंड, अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, ये तो इसमें कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही हो जाएगी। हो गया, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन यदि ये होगी तो मैं नंबरिंग किधर से करूँ, इधर से या इधर से, ठीक है ना, लेफ्ट से करूँ या राइट से, डिपेंड इस बात पर करेगा कि, ठीक है ना, किधर से हमें सबसे कम अंक पर एल्किल ग्रुप प्राप्त हो रहा है, कौन सा एल्किल ग्रुप प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 3 पर, इधर से करता हूं तो 1 2 3 पर, दोनों तरफ से सेम अंक पर आ रहा है और दोनों सेम हैं। देखिए इधर भी एक ही कार्बन, इधर भी एक ही कार्बन, यानी यहाँ भी मेथिल और यहाँ भी मेथिल, जब दोनों तरफ से सेम अंक पर और सेम ही ग्रुप प्राप्त हों, ठीक है, तो आप अंकन चाहे जिधर से कर दीजिए, आप चाहे इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ से आप सही हैं। ठीक है, इधर से भी सही और इधर से भी सही है। ठीक है, आप चाहे जैसे करेंगे, लेकिन रूल नंबर थर्ड में ये मैं कह दूं, ध्यान समझिएगा, चलो ऐसे अगर आपको मिल गया, देखिए ये आपको क्या दिया है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, हो जाएगा, काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि काउंटिंग करना है, ठीक है ना, यानी नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग मैं किधर से करूँ, इधर से या इधर से, देखो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 पे प्राप्त हो रहा है, इधर से 1 2 3 4, अब दोनों तरफ प्राप्त हो रहे हैं सेम अंक पर, इधर से भी 4 पर और इधर से भी 4 पर। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में हमने क्या बताया था, पहले मैं आपको बता दूं, मैं एल्किल ग्रुप जिसमें लगे हुए हैं मैं केवल उन्हीं का नंबरिंग करना सिखा रहा हूं अभी। तो मैंने ये कहा कि अगर एक ही है ग्रुप, एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप जो है अंकन उधर से करेंगे, यानी नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से उस एल्किल ग्रुप को नियरेस्ट नंबर प्राप्त हो, है कम संख्या प्राप्त हो। दूसरी बात हमने ये कहा कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो आपके जो है क्या प्राप्त हो रहे हैं, एल्किल ग्रुप, और दोनों सेम है और दोनों सेम ही अंक पर प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, नंबरिंग चार्ज इधर से कर देंगे। थर्ड रूल मैं ये बता रहा हूँ कि यदि,
ठीक है। यदि यहाँ पर दोनों तरफ से सेम अंक पे प्राप्त होना है, लेकिन आपका एक कार्बन यानी ये है मेथिल और ये क्या है आपका एथिल है कि नहीं, 2 कार्बन, एक आपका मेथिल और आपका एक एथिल, तो अंकन किधर से करेंगे? इस कंडीशन में रूल नंबर 3 में याद रखना कि अंकन यानी नंबरिंग उधर से करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। पहले ई आता है कि पहले एम आता है? पहले ई आता है, तो अंकन इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला आपका रूल सही है। अगर आप ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला रूल आपका क्या है? गलत है। क्लियर हो गया? बोलो। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा नंबरिंग करना, और नंबरिंग केवल उनका करना जिसमें वर्ड रूट में केवल और केवल आपके लगे हों कौन से? एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। ठीक है। अब मैं और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं उन्हीं एल्किल ग्रुप का बता रहा हूं जिसमें केवल और केवल 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं बस। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो उनका रूल कुछ और होगा, मैं अभी आपको सिखा दूंगा उनका कैसे करें। 2 जुड़े होंगे तो कैसे करेंगे हमने क्लियर कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो उसका हम कैसे जो है अंकन करेंगे। कोई सब्स्टिट्यूएंट, जैसे मान लो ये है आपका यहाँ Cl, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया कोई क्लोरो, तो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। अब इसमें कि नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 पे प्राप्त हो, इधर से 1 2 3 पर, तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? तो भैया यहाँ पर क्या करेंगे? इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला सही रूल है। और अगर आप इधर से करते हैं तो ये क्या हो गया? गलत रूल हो गया। ठीक है। चलिए, जब एक जुड़ा हो, अच्छा अब 2 जुड़े हो तो ठीक है, अब 2 जुड़े हो तो ध्यान समझिएगा। देखिए अब ये आपका हो गया क्या चीज़? वर्ड रूट। अंकन यानी नंबरिंग किधर से करें? इधर से या इधर से? इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इधर से करते हैं तो 3 पर प्राप्त हो रहा है, और इधर से करें तो 1 2 3 पर यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, 4 5 6 7। अब कौन सा सही होगा कौन सा गलत, है ना? यानी यहाँ पर क्लोरो जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमो। ठीक है। तो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट में भी वही देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है। Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। इसके लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो, BROMO। ठीक है, इसके लिए ब्रोमो लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है? पहले ब्रोमो आता है, फिर क्लोरो आता है, पहले B आता है फिर C आता है। तो B वाला सही ना, इधर से ये वाला आपका रूल सही है। ठीक है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो ये रूल आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे केवल जब सब्स्टिट्यूएंट हों। पहले हमने सिखाया जब केवल और केवल आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं और मैक्सिमम 2 तक जुड़े हुए हैं तो कैसे करेंगे। फिर हमने आपको सिखाया कि इसमें, ठीक है ना, इस वाले रूल में मतलब सब्स्टिट्यूएंट में जैसे फ्लोरो क्लोरो एक जुड़ा हो तो कैसे करेंगे, 2 जुड़े हैं और दोनों सेम डिजिट पर प्राप्त हो रहे हों तो कैसे करेंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर मान लो ये ऐसे प्राप्त हो जाए, देखिए ये हो गया, यहाँ पर हो गया Cl, ठीक है, यहाँ पर हो गया Br। अब किधर से हम नंबरिंग करेंगे, इधर से या इधर से? तो यहाँ पर आपको वही पहले रूल याद रखना है, जिसको कम से कम अंक प्राप्त हो। इधर से 1 2 पर, इधर से 1 2 3 पर प्राप्त हो रहा है ना। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर प्राप्त हो रहा है पहले। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हम नंबरिंग किधर से सही मानेंगे? क्या ये वाली नंबरिंग सही मानेंगे या ये वाली सही मानेंगे? तो आपको याद रखना है वो पहला रूल। यहाँ पर हमने बताया था जब दोनों सेम डिजिट पर आ जाएँ तब आपको देखना है, कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट। अगर आपका जो पहले आता है, ठीक है ना, पहले का मतलब जो जिसको कम अंक प्राप्त हो वही रूल सही होगा। तो यहाँ पर इसको 2 पर, इधर से 3 पर, तो ये रूल आपका सही है। और अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं थर्ड रूल में, ठीक है, B हो गया। चलो अब मैं आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का
नंबरिंग करना सिखा रहा हूँ जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और एल्किल ग्रुप दोनों आते हैं। समझ में आ गया? अब मैं आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबरिंग करना सिखा रहा हूँ जिसमें सब्स्टिट्यूएंट और एल्किल ग्रुप दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया? मिटा दूँ मैं इसको? ओके, चलिए यहाँ पर अब देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो भाई ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अब नंबरिंग में इधर से करूँगा या इधर से? देखिए यहाँ पर एक आपका आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक, ये आपका हो गया एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ठीक, अब बताइए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपके हो गए वाइट रूट। मैं अंकन इधर से करूँ, नंबरिंग इधर से करूँगी या इधर से? इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ में आए? इधर से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आपको पहला रूल याद रखना कि जिसको नियरेस्ट प्राप्त हो वही रूल सही होगा। तो यहाँ से 2 पर, यहाँ से 3 पर, तो ये वाला आपका सही है, इधर से करते हैं। और अगर इधर से करते हैं तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, इसको याद कर लीजिए। चलिए अगले रूल की बात करता हूँ मैं। ठीक है, अगले रूल में मैं ये कहूँ, अभी मैं केवल दो ही ठीक है 5 श्रृंखला, यानी 2 ही, या एक एल्किल ग्रुप और एक क्या हो सब्स्टिट्यूएंट, केवल 2 ही समूह प्राप्त हो रहे हैं, बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 3 या 4 इससे नहीं अभी बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4, चलो ये हो गया। मान लो यहाँ पर बी आर आ गया और यहाँ पर आ गया सी, ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या हो गया बताइए? ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका वाइट रूट। अब नंबरिंग में इधर से करूँ या इधर से? इधर से करता हूँ तो 1 2 पर प्राप्त होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी करता हूँ तो 1 2 पर ही प्राप्त हो रहा है। ठीक, दोनों तरफ से सेम पर आ रहा है, और एक जगह लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट और एक जगह लगा हुआ है एल्किल ग्रुप। तो मैं किसको सही मानूँ, किसको गलत? इस कंडीशन में आईपीएससी ये कहता है कि आप जो है सब्स्टिट्यूएंट को कम अंक दो। समझ में आया? यानी वो जिधर से कम अंक प्राप्त हो, यदि दोनों में सेम प्राप्त हो रहा है तो आप अंकन उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम अंक प्राप्त हो। ये 1 2, तो ये वाला नीचे वाला आपका सही हो जाएगा। अगर आप इधर से अंकन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हम लोग नंबरिंग सीख लिए किसकी, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों तब। ठीक है, चलिए बच्चों, अब वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसके आगे नंबरिंग अभी और करना है। नंबरिंग उनका करना है जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट या एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उनका नंबरिंग हम कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ होगा, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो। ठीक है ना? और उसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है, हमने बता दिया हमें क्या पढ़ना है ना। ठीक है, उसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आपका कोई मतलब नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।